जिस खबर का इंतज़ार था, फाइनली वो खबर यहाँ पे देखने को मिला। मतलब फाइनली वो लेवल्स मुझे देखने को मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर एक इम्पोर्टेंस स्ट्रांगली ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था। अगर वो ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर पाए, तो एक बड़ा मोमेंटम आएगा। इस तरीके से बातचीत मैं आपके साथ किया था। तो उसी के बारे में आज चर्चा करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा सीएट लिमिटेड। तो बेसिकली सीएट लिमिटेड इंडिया के सबसे एक पॉपुलर कंपनी बनने जा रहा है, क्योंकि कंपनी के बिज़नेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। और सीट की एक खासियत पॉइंट यही है कि मैं जब-जब इस कंपनी के ऊपर मुझे कोई भी ट्रेडिंग मिले, मतलब कोई भी स्विंग बेसिस में ट्रेड मिले, तो उस ट्रेड को मैं छोड़ता नहीं हूँ। क्यों छोड़ता नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले सबसे पहले मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर देखिए, पहले एक रेंज बेसिस में एक ट्रेड मिला था। यहाँ पे 1, 2, 3, 3 के 3 बाइंग कैंडल मिले थे, जिसका टोटल रेंज था 25%। फाइनली इस नीचे लेवल में आकर यहाँ पे टच किया और एंटी भी बने। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखिए फाइनली इस हाई लेवल तक इसका टारगेट भी बना है। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी भी बने और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट भी बने। तो मुझे लगता है कि जो टारगेट एंटी बना है वो कितने दिन में मिला? अगर मैं एंटी पॉइंट से मैं इसका टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 125 दिन लगा 26% रिटर्न में। एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिला। दूसरी बात है कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या मिला? एक शोल्डर मिले, उसके बाद एक बिग हेड मिले, उसके बाद एक शोल्डर मिले। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला। और मुझे दूसरी बार यहाँ पे और एक पॉइंट देखने को मिला, और एक यहाँ पे शोल्डर भी बन रहा है। मतलब कंपनी एक कंप्लीट लगातार एक शोल्डर क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो जब मल्टीपल शोल्डर क्रिएट हो और उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर एक इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन करें और ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? जो लेवल लेकर चलो वो 3,780 रुपीज़ के आसपास। जो रेंज निकल के आ रहा है टोटली, अगर एंट्री पॉइंट से मैं टोटल रेंज तक देखूँ, तो ओवरऑल इसका रेंज निकल के आ रहा है करीबन-करीबन 26% के आसपास। देखिए पहले भी एक एंट्री मिल चुके थे, इसका टारगेट मिला था 25%। दूसरी बार फिर से यहाँ पे एक एंट्री मिलने जा रहा है, जिसका टारगेट हो रहा है 26%। मैं इस सीएट के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ? सबसे पहले बता दूँ, मैं इस ट्रेड को ज़रूर लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ? मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कारण है कंपनी का वैल्यूएशन मुझे एकदम सस्ता लगा। बाकी आरओ-सीआरओ ठीक है, कर्जा ठीक है, इनकम भी ज़बरदस्त है। कितना इनकम ज़बरदस्त है, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। रेवेन्यूज़ में कोई भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए तो प्रॉफिट भी इस करेक्शन होने के बाद कंपनी फिर से प्रॉफिट को ग्रोथ किया, फिर से उसको रिकवरी भी किया। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ होना चाहिए था, वो ग्रोथ को कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन्स कर रहा है। और यही खासियत पॉइंट के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर हर तरीके से ट्रस्टेड करते हैं। जैसे देखिए 20% तो किसके पास होल्डिंग था? एफएस के पास। वो आज कितना है? 18.5% हो चुके हैं। तो मन में तो क्वेश्चन आएगा कि इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है तो हम क्या करें? बिल्कुल नहीं। एक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने माल खरीदारी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, एफएस के पास होल्डिंग को बेचा गया, डीएस ने उस क्वांटिटी को एडिंग किया। तो इन पब्लिक के पास अगर वो माल चले जाते वो अलग बात होता, मगर पब्लिक के पास तो नहीं गया। हाँ, छोटे-मोटे एक 3.35% के आसपास शायद होल्डिंग्स देखने को मिले, उसको मैं नहीं कंसीडर करूँगा। मुझे देखना है कि वो माल एफएस के पास से डीएस के पास गया कि नहीं गया। ऑब्वियसली गया, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रिलैक्सो फूड है। देखिए मुझे बहुत बार इस कंपनी के ऊपर अपडेट्स आते रहते हैं कि इस रिलैक्स के ऊपर क्या किया जाए। देखिए रिलैक्स के ऊपर मैं बहुत पुराना एक इन्वेस्टर भी हूँ, और जब-जब इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिले तब-तब मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी लेके आया हूँ। तो क्या फाइनली यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड मिला है? देखिए मैंने आपको एक बात को मेंशन करके रखा है कि इस 200 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक ना गए, तब तक इस कंपनी को पॉजिटिव मानना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए जब इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया, रीटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश तो किया हाई वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम देख लीजिए, कितना हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल हुआ, मगर हुआ कुछ ऐसा, अपसाइड से क्या हुआ, एक इस तरीके से कैंडल बने। मतलब जो क्लोजिंग हुआ, वो क्लोजिंग 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे बने। तो इसका मतलब है कि कंपनी इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात यहाँ पे भी देखिए, कंपनी ऊपर गया, ऊपर ब्रेकआउट किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो ब्रेकआउट होने के बाद एक स्ट्रांगली एक एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन लेवल चाहिए। तो कंफर्मेशन तो हुआ नहीं, इसलिए कंपनी फिर से नीचे आ गया।
अभी देखिए फिर से वो रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, नाकाम हुए। मतलब क्या है, कंपनी अभी भी सेलिंग प्रेशर में है। जो लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं अभी बाय कर लूँ, अभी मुझे एक यहाँ से थोड़ा-सा अप ट्रेंड हुआ तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। उसके लिए बता दूँ, अभी भी जर्नी होना, मतलब अभी भी उस लेवल तक नहीं गया जिस लेवल से कंपनी बिग बाउंस कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है, मैं गलत भी जा सकता हूँ, तो इसके लिए हर किसी का ओपिनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेरा व्यू जो है वो मैं आपको बता दूँ, कंपनी जिस तरीके से सेलिंग सिचुएशन में है, अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूँ, देखिए कंटिन्यूअसली एक सेलिंग का माहौल है, कंटिन्यूअसली एक सेलिंग का माहौल है, जो कंपनी को नीचे इस लेवल तक लेके आ सकते हैं, जो लेवल निकल कर है 750 रुपीज़ के आसपास। अभी अब अभी इस लेवल का मतलब क्या है? इस लेवल का मतलब है यहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट कम डिमांड ज़ोन है। क्योंकि ऐसे ही कंपनी देखिए बिग बाउंस किया था। नीचे आने के बाद इस लेवल को टच किया, यहाँ से बिग बाउंस किया था। मतलब इस लेवल को टच करने के बाद फिर से बिग बाउंस करने का चांसेस रहेगा। तो जो लोग रिलैक्सो के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये सारे पॉइंट्स को चेकआउट करिए। उसके साथ-साथ कंपनी का फाइनेंशियल भी देख लीजिए। रेवेन्यूज़ में थोड़ा-सा वीकनेस दिखा और प्रॉफिट में भी थोड़ा-सा वीकनेस यहाँ पे इस बार देखने को मिला। मतलब सेल्स कम हुए, प्रॉफिट कम हुए, इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा, मतलब जो ग्रोथ है वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके हो रहा है। क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट खुद कहा कि इस कंपनी के ऊपर जो बिज़नेस को वो बिज़नेस का जो मार्केट शेयर वो खो चुके हैं, तो उस मार्केट शेयर को फिर से वापस आने में 2025 लग जाएगा। मतलब 2025 साल लग जाएगा, उसके बाद वो मार्केट शेयर को फिर से रिकवरी कर लेंगे। तो इस न्यूज़ के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। मतलब देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर तब तक वो होल्ड करते हैं, जब उसका अपकमिंग जो बिज़नेस है, वो कुछ नया मोड़ लाए। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया। कंपनी का मैनेजमेंट खुद बता रहा है कि 2025 से पहले मैं रिकवरी नहीं कर पाऊँगा। तो इंस्टीट्यूशन क्या उसके ऊपर बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो माल बेचकर भाग गया। मतलब माल बेचा, उसके कारण शेयर में करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। बाकी मेरा व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपका व्यू क्या है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो को देखिए, कोई भी बाय सेल करने के लिए नहीं। अगर आपको बाय सेल करना है तो प्लीज़ एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। क्यों फेवरेट है इसके लिए बता दूँ, कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। और कंपनी में जो पोटेंशियल है, कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी का जो बिज़नेस मैनेजमेंट है, वो इस कंपनी को अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा कर सकते हैं और भी बड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। कितना स्ट्रांगली हो रहा है आप देख सकते हैं। सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव है, जो इंडस्ट्रीज के एवरेज से कई गुना ज़्यादा है। प्रॉफिट का ग्रोथ वो भी पॉजिटिव है। हाँ, मानता हूँ यहाँ पे इंडस्ट्रीज के एवरेज के ग्रोथ से थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। बाकी कंपनीज का भी तो हालत ठीक ठाक नहीं है। तो उनो मिंडा जैसे कंपनी के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ क्योंकि इसका सेल्स देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। कोई भी एक क्वार्टर्स में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो कंपनी का सेल्स बेकार हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ठीक ठाक था। सर इस बार छोटा मोटा करेक्शन हुआ, इसको फिर से वो रिकवरी कर पाएंगे। तो उनो मिंडा का अगर चार्ट को देखूँ तो चार्ट कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना यहाँ पे देख सकते हैं। शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली फिर से एक बार शोल्डर बनने की तैयारी में है। तो जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक मोमेंटम जर्नी हो सकते हैं 24% के आसपास। जो रेंज निकल कर है करीबन 1475 रुपीज़ के आसपास। तो इस लेवल तक मैं क्यों इंतजार करूंगा, मैं क्यों इस कंपनी के ऊपर यहाँ तक होल्ड करने का कोशिश करूंगा, इसके पीछे यही रीजन है कि जो टोटल रेंज बना, टोटल यहाँ पे जो कप का रेंज, सॉरी हेड का रेंज बने, यही रेंज को मैंने टारगेट के हिसाब से यूज किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। बाकी हर किसी का अलग-अलग डिसीजन है। वो डिसीजन मुझे शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर मैं मार्केट शेयर को देखूँ, तो अब खुद पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है। एयरबैग्स जो 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। एलो व्हील्स जो 45% मार्केट शेयर इसी के पास है। ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स 50% मार्केट शेयर इसके पास है। लाइटिंग 20% मार्केट शेयर इसी के पास है। स्विच जो स्विचेस होते हैं टू व्हीलर्स का 65% मार्केट शेयर इसके पास है। स्विचेस ऑफ फोर व्हीलर्स 55% मार्केट शेयर इसके पास है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्टेबिलिटी और कितना स्ट्रेंथ है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जल्द से जल्द टाटा मोटर्स इस स्पेस वैल्यू को 2 को 1 करने वाला है। हर एक के बदले 2 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग टाटा मोटर्स के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो उस दिन के लिए इंतज़ार करिए जिस दिन कंपनी आपको बोनस देने वाला है, सॉरी स्प्लिट देने वाला है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
और वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।